नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। हमारे ऑप्शन है रावी, भोगवा, सिंधु, हिंडन। तो दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो स्थल मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने कब की? तो 1922 में। उसके बाद दोस्तों रावी नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा, सिंधु सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा है वो स्थित था, हड़प्पा। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बता दें, इसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। और रावी नदी के किनारे दोस्तों हड़प्पा शहर स्थित था। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित था। और अगर रावी नदी की बात करें, ये दोस्तों हड़प्पा शहर की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की। 1921 में किसने की? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? भोगवा। दोस्तों, भोगवा जो है ये दोस्तों इसके किनारे स्थित था हमारा लोथल। ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाही शहर था, यानी बंदरगाह था। लोथल शहर जो था ये बंदरगाही शहर था। और इसकी खोज दोस्तों लोथल की रंगनाथ राव ने की। रंगनाथ राव ने लोथल शहर की खोज किसने की? तो रंगनाथ राव ने की। और कब की? तो दोस्तों इसकी खोज इन्होंने 1955 में की। 1955 में राखाल दास बनर्जी ने लोथल की खोज की। और लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित था और ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाही शहर था। उसके बाद हमारा ये दोस्तों ऑप्शन हिंडन। दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा। अगर दक्षिणी स्थल की बात करें तो दोस्तों दाइमाबाद। और जो पूर्वी स्थल था दोस्तों ये आलमगीरपुर। दोस्तों, ये जो पूर्वी स्थल था वो आलमगीरपुर था। और दोस्तों यही स्थल जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और ये दोस्तों हिंडन नदी के किनारे कहाँ? तो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित था। और दोस्तों ये आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। 1958 में। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो सबसे पूर्वी था तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। और ये कहाँ? तो मेरठ में खोजा गया। और दोस्तों इसकी खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? तो 1958। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सिंधु। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दोस्तों, अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती दोस्तों किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है पिसीकल्चर, वर्मीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विटीकल्चर। दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाई जाती है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पिसीकल्चर की तो दोस्तों ये पिसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन, पिसीकल्चर। और वर्मी कल्चर दोस्तों तो केचुआ पालन जो दोस्तों है, केचुआ पालन वो वर्मी कल्चर। और हार्टिकल्चर दोस्तों, हार्टिकल्चर में दोस्तों बागवानी। क्या? बागवानी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है ईगा स्विएटेक, एशले बार्टी, रेबेकिना, सेरेना विलियम्स। दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, एस्ले बार्टी ने जीता। और दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि एस्ले बार्टी इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है एस्ले बार्टी ने। और दोस्तों ये एस्ले बार्टी रहने वाली कहाँ की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 है, उसका खिताब जीता था, महिला में एकल महिला वर्ग का खिताब। उसके बाद दोस्तों ईगा स्विएटेक की बात करें तो ईगा स्विएटेक ने दोस्तों फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, इन दोनों को दोस्तों ईगा स्विएटेक ने जीता, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन को। और दोस्तों ये ईगा स्विएटेक हैं कहाँ की रहने वाली, तो पोलैंड की, पोलैंड की रहने वाली हैं दोस्तों ये ईगा स्विएटेक। और इन्होंने महिला वर्ग, एकल महिला वर्ग खिताब में दोस्तों इन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन को जीता। उसके बाद दोस्तों अगर रेबेकिना की बात करें तो रेबेकिना ने दोस्तों विंबलडन दोस्तों ये खिताब जीता है 2022 का विंबलडन। और ये दोस्तों कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, कजाकिस्तान की रहने वाली हैं दोस्तों रेबेकिना। और उसके बाद सेरेना विलियम्स की बात करें तो दोस्तों ये सेरेना विलियम्स ये भी संन्यास ले चुकी हैं। और इन्होंने ये दोस्तों अमेरिका की रहने वाली हैं। और दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है, तो सेरेना विलियम्स हैं। और इन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 23 ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम्स ने जीते हैं दोस्तों, जो सर्वाधिक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। हमारे ऑप्शन है मिल्खा सिंह, अरुंधति राय, मैरी कॉम, मलाला यूसुफजई। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मैरी कॉम। दोस्तों ये मैरी कॉम, इनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल है। और अगर बात करें हम दोस्तों मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह की दोस्तों एक पुस्तक है या आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। कौन सी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है, तो मिल्खा सिंह की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तकें हैं, तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, तो मिल्खा सिंह की है। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है अरुंधति राय। दोस्तों अरुंधति राय की अगर बात करें तो अरुंधति राय की दोस्तों बहुत फेमस पुस्तक है द गाड दोस्तों, द गाड ऑफ स्मॉल थिंग दोस्तों, ये अरुंधति राय की पुस्तक है द गाड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके बाद मैरी कॉम की दोस्तों अनब्रेकेबल है। और मलाला यूसुफजई, इनकी पुस्तक दोस्तों कौन सी है, तो मलाला यूसुफजई की पुस्तक है दोस्तों वी आर डिस्प्लेस्ड। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिल्खा सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, द रेस ऑफ माई लाइफ। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरी कॉम। मलाला यूसुफजई की दोस्तों वी आर डिस्प्लेस्ड। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये पुस्तक है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारे हैं नवदीप सिंह गिल, आलोक चक्रवाल, आर कौशिक, विनोद राय। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवदीप सिंह गिल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप जानते हैं कि जो जापान के टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 32वें नंबर के, उसमें नीरज चोपड़ा ने दोस्तों एथलेटिक्स में यानी भाला फेंक में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसी पे इन्होंने पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह गिल हैं। और ये आलोक चक्रवाल की अगर बात करें तो दोस्तों आलोक चक्रवाल की पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आलोक चक्रवाल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आर कौशिक की दोस्तों, आर कौशिक की, तो दोस्तों आर कौशिक की पुस्तक का नाम क्या है, तो रेस्ट अश्योर्ड पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है विनोद राय दोस्तों, विनोद राय की पुस्तक का नाम क्या है, तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। दोस्तों विनोद राय की पुस्तक का क्या नाम है, तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन है दोस्तों।
और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक, तो ऑप्शन नंबर 1 नवदीप सिंह गिल। आलोक चक्रवाल की पुस्तक का क्या नाम है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। आर कौशिक की पुस्तक का क्या नाम है? तो रेस्ट अश्योर्ड। और विनोद राय नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? हमारे ऑप्शन है पहला शिलालेख, 7वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और दोस्तों 4था शिलालेख। तो इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 13वां शिलालेख जो है दोस्तों अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। या दोस्तों ये कह दें कि अशोक के वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक ने अपने अभिषेक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो 13वें शिलालेख हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है और ये दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और दोस्तों पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में दोस्तों अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। तो पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा किसने की है? तो अशोक ने की है दोस्तों पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा। उसके बाद दोस्तों 7वां शिलालेख, ये सबसे लंबा शिलालेख है। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 7वां शिलालेख है दोस्तों सबसे लंबा। और उसके बाद दोस्तों चौथा शिलालेख, चौथे शिलालेख में दोस्तों इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा अशोक ने किस शिलालेख में की? तो चौथे शिलालेख में। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 21 फरवरी, 5 सितंबर। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। ध्यान रखना दोस्तों, मातृभाषा की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 21 फरवरी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 फरवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। उसके बाद 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद दोस्तों 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है 5 सितंबर को? तो राधा कृष्णन का हैप्पी बर्थडे, दोस्तों राधा कृष्णन का हैप्पी बर्थडे, इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? हमारे ऑप्शन है बीरबल, अब्दुल समद, तानसेन, राजा टोडरमल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर 4। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था राजा टोडरमल ने दोस्तों लागू की थी। और अगर दोस्तों बीरबल की बात करें तो दोस्तों बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व हिंदू शासक था, प्रथम व अंतिम हिंदू शासक। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। उसके बाद अब्दुल समद की बात करें तो दोस्तों अब्दुल समद जो था वो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उन्हीं में से दोस्तों ये अब्दुल समद जो था वो प्रसिद्ध चित्रकार था। और तानसेन की अगर बात करें तो दोस्तों तानसेन जो थे वो प्रसिद्ध संगीतकार, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा टोडरमल। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है खादर, बांगर, रेगुर, लेटेराइट। तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांगर।
पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है दोस्तों उसे बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ मृदा को दोस्तों खादर कहा जाता है। ये नई जलोढ़ मृदा को दोस्तों खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। दोस्तों रेगुर ये काली मृदा कहलाती है, रेगुर काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। और लेटेराइट की बात करें तो दोस्तों इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आयरन और सिलिका की मात्रा दोस्तों सर्वाधिक लेटेराइट मृदा में पाई जाती है। और दोस्तों इसमें लेटेराइट मृदा में इलायची, काजू, इन सब की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इलायची, काजू की खेती लेटेराइट मृदा में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बांगर दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है और खादर नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। रेगुर काली मृदा को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बांगर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फिलीपींस की राजधानी क्या है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है दमिश्क, आस्टाना, मस्कट, मनीला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मनीला। मनीला दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और अगर बात करें दमिश्क की तो ये दोस्तों दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क है, सीरिया की। और अस्टाना दोस्तों ये कजाकिस्तान की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्टाना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्टाना और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कजाकिस्तान की। और मस्कट की बात करें तो दोस्तों ये ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी मस्कट है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? हमारे ऑप्शन है बैंगनी, लाल, हरा, नीला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लाल। दोस्तों प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सर्वाधिक होती है। और सबसे कम किसकी होती है या न्यूनतम किसकी होती है? तो बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होती है किसमें? प्रकाश में। उसके बाद दोस्तों लाल, हरा, नीला जो हमारे हैं ये प्राथमिक रंग है। दोस्तों हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं? परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग हमारे लाल, हरा, नीला है। और लाल रंग की प्रकाश में दोस्तों तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, बैंगनी रंग की न्यूनतम होती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है दोस्तों इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। हमारे ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल दोस्तों इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल दोस्तों जो है ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, जैसे संतरा हुआ हमारा, संतरा, नींबू, इनमें दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू। उसके बाद दोस्तों लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में पाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। दोस्तों जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी दोस्तों जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को दोस्तों प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? हमारे ऑप्शन है पुरकिंजे, डीडुए, प्रोफेसर हक्सले, जोहानसन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर हक्सले। दोस्तों प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ये कहा। और अगर पुरकिंजे की बात करें तो दोस्तों पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा था, या जीव द्रव्य नाम दिया था दोस्तों पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने, यानी जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? तो पुरकिंजे ने कहा दोस्तों। और डी ड्यूए की बात करें तो डी ड्यूए ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने की दोस्तों। जोहानसन की बात करें दोस्तों तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया। पूछे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जीडी की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने किया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा? तो प्रोफेसर हक्सले ने कहा। डी ड्यूए ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की। और पुरकिंजे ने दोस्तों जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? दोस्तों मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है लिगामेंट्स, टेंडन, स्टेप्स, मेटाटार्सल्स। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेंडन।
दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, मांसपेशी और अस्थि, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों अस्थि से अस्थि के जोड़ को, अस्थि से अस्थि के जोड़ को यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को दोस्तों लिंगामेंट्स कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को, अस्थि से अस्थि के जोड़ को दोस्तों लिंगामेंट्स कहा जाता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। और ये जो दोस्तों स्टेप्स होता है, ये कान की हड्डी और सबसे छोटी हड्डी। स्टेप्स जो है ये दोस्तों कान की हड्डी है, स्टेप्स कान की हड्डी है और ये सबसे छोटी हड्डी है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा चौथा ऑप्शन है मेटाटार्सल्स। दोस्तों ये मेटाटार्सल्स जो होता है ये तलवे की हड्डी होती है, तलवे की हड्डी, तलवे की हड्डी जो है वो मेटाटार्सल्स कहलाती है। और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो टेंडन। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। हमारे ऑप्शन है काठमांडू, ढाका, नैरोबी, मनीला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 काठमांडू। दोस्तों काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और अगर बात करें ढाका की, तो दोस्तों ये ढाका जो है ये सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। और दोस्तों ये जो मनीला हमारा है, यहाँ एडीबी का मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें सार्क की, तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या दोस्तों क्या है, तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, MBBS पानी, MBBS पानी। ये दोस्तों सदस्य देश हैं। कौन से, एम से हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, तो मालदीव, एम से दोस्तों मालदीव, मालदीव। बी से दोस्तों हमारा हो जाएगा भूटान, भूटान। फिर बी से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश। और एस से हो जाएगा हमारा दोस्तों श्रीलंका, एस से श्रीलंका हो जाएगा। और पी से हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। और ए से हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। और एन से दोस्तों नेपाल हो जाएगा। और आई से हमारा इंडिया। तो दोस्तों सार्क के सदस्य देश पूछे जाते हैं, देश दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ये ट्रिक याद करना, MBBS पानी। एम से हो जाएगा हमारा मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, और एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। तो दोस्तों ये ट्रिक है हमारी सार्क के सदस्य देशों को याद करने की। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है दोस्तों। और अगर सार्क के फुल फॉर्म की बात करें, तो दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है द साउथ एशियन, द साउथ एशियन। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ रीजनल दोस्तों रीजनल कोऑपरेशन। तो दोस्तों ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क के सदस्य देश भी हमने आपको बता दिए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। हमारे ऑप्शन है 61वें, 42वें, 101 या 21वें। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61वें। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। इसमें दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दिया गया था। पहले 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था वह वयस्क माना जाता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1989 में हुआ। और इसके द्वारा दोस्तों 21 वर्ष से आयु को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। और 18 वर्ष की आयु का प्राप्त व्यक्ति दोस्तों ये वयस्क माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें, तो आप जानते हैं 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कितने, तो दोस्तों ये 11 हैं, कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं दोस्तों। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कुछ और भी शब्द जोड़े गए थे। तो इस प्रस्तावना में दोस्तों जोड़े गए शब्द कौन से थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और एकता एवं अखंडता, ये भी शब्द दोस्तों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद दोस्तों अगर 101वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये दोस्तों 2017 में हुआ, और जीएसटी, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। तो जीएसटी से दोस्तों संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां है, और ये कब हुआ, तो 2017 में हुआ। उसके बाद दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो दोस्तों ये 1967 में हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, और दोस्तों इसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ, और इसमें दोस्तों सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके पहले दोस्तों 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 148। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। दोस्तों अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश दोस्तों इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 124 दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों गठन का वर्णन करता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129 दोस्तों अभिलेख न्यायालय कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय को। और अनुच्छेद 148 जो है दोस्तों वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये बताता है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये बताता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, हमारे ऑप्शन है सुमन के बेरी, राजीव कुमार, परमेश्वर अय्यर, अमिताभ कांत। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुमन के बेरी। दोस्तों सुमन के बेरी जो है वो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर पूर्व उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार, ये दोस्तों नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। परमेश्वर अय्यर दोस्तों वर्तमान सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो परमेश्वर अय्यर हैं। और पूर्व सीईओ कौन थे, तो अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ दोस्तों। तो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर। पूर्व दोस्तों उपाध्यक्ष राजीव कुमार और पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, हमारे ऑप्शन है चिनाब नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, बराकर नदी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों चिनाब नदी की, तो हमने बहुत से क्लासों में दोस्तों ये बताया है कि चिनाब नदी पर दोस्तों दुलहस्ती, हस्ती, बागलिहार, सलालपन बिजली परियोजना है दोस्तों, ये चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर झेलम की, तो तुलबुल परियोजना झेलम पर है। उसके बाद दोस्तों सतलज नदी की बात करें तो सतलज पर आप जानते हैं भाखड़ा नागल बांध, ये भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज पर है। उसके बाद बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी दोस्तों सतलज नदी पर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और भाखड़ा नागल बांध ये दोस्तों सतलज नदी पर है। और अगर बराकर नदी की बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो है दोस्तों, तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है। और ये दोस्तों तिलैया परियोजना है कहाँ, तो झारखंड में है। और ये किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर। उसके बाद दोस्तों ये हमारे आज एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का अंतिम क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 9 का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि मुगल वंश का घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा गया है। मुगल वंश का घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा गया है, हमारे ऑप्शन है जहांदार शाह, बहादुर शाह सेकेंड, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फर्रुखसियर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। और जहांदार शाह की बात करें तो दोस्तों जहांदार शाह को लंपट मूर्ख दोस्तों जहांदार शाह को कहा गया है, लंपट मूर्ख। और मोहम्मद शाह को दोस्तों आप जानते हैं कि रंगीला बादशाह दोस्तों मोहम्मद शाह को कहा गया है। और उसके बाद अगर दोस्तों बात करें बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर,
दोस्तों बहादुर शाह सेकंड को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट था। और दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे दोस्तों बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। तो अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया किसे, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। और दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट था। और दोस्तों घृणित कायर किसे कहा गया है मुगल वंश का, तो फर्रुखसियर था, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को और लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फर्रुखसियर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।